Hello, welcome to the test series of MGCI, the Power Pack test series known as the प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज। और आज से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं नीट की फाइनल प्रिपरेशन को, इसीलिए अब जो आपके टेस्ट हैं ये कंप्लीट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कंप्लीट सिलेबस के ऊपर जो आपका ये टेस्ट है FLT 1 इसका फिजिक्स का सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स, टू फोर्सेस F1 and F2 are acting on a body. One force is double that of the other force. The resultant is equal to the greater force. तो जल्दी से इन टर्म्स को हाईलाइट करते हैं। देखिए क्या क्या बात कर रहे हैं। दो फोर्सेस हैं, वन फोर्स इज डबल दैट ऑफ अदर फोर्स। तो अगर मैं बोलूं कि एक फोर्स F है तो दूसरा फोर्स क्या हो गया 2F, है ना। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेटर फोर्स। तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों फोर्सेस का वो कितना है, ग्रेटर फोर्स, मतलब 2F के इक्वल। हमसे पूछा है द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। वेक्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 2f स्क्वायर्ड इज f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2f टाइम्स कॉस थीटा। सो अल्टीमेटली अगर इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं यहां पर तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए ये 2f स्क्वायर से ये 2f स्क्वायर कैंसिल, है ना, दोनों ब्रैकेट के अंदर। इसलिए अगर कभी ऐसे कंफ्यूजन लगे तो इसको पहले 4f स्क्वायर लिख लीजिए और उसके बाद कैंसिल करिए। कभी ऐसा ना हो कि आपने 2f स्क्वायर का एक जगह होल स्क्वायर दिख रहा है और एक जगह आपको डायरेक्ट केवल f का स्क्वायर दिख रहा है और आपने दोनों को कैंसिल कर दिया। f स्क्वायर दूसरी तरफ ले आ जाते हैं तो ये मिल गया मुझे माइनस f स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस थीटा विल बिकम माइनस f स्क्वायर अपॉन 4f स्क्वायर। f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/4। मतलब कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं तो थीटा, अगर ये कॉस थीटा की वैल्यू है तो कॉस इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा। सो कॉस इनवर्स नेगेटिव ऑफ 1/4 विच इज ऑप्शन सी। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड इज। देखिए ग्राफ, देखिए ग्राफ किस किस के बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ठीक है ना। तो चलिए इसको यहां से थोड़ा सा कंसीडर करते हैं अपन। बेसलाइंस, इस फिगर को थोड़ा एलाबोरेट कर लेंगे तो ये आपकी डिटेल यहां पे 20 है। इस जगह पे मुझे डेटा गिवन है, दिस इज 10, ये मुझे 0.1 गिवन है, ये मुझे 0.2 गिवन है, दिस इज 3, और यहां पर इसको फाइनल टर्मिनेट किया है जाकर एट 5। ठीक, अब मुझे इस पूरे फिगर का एरिया चाहिए। तो एरिया में कैसे निकालूं, देखिए सबसे पहले तो ये क्या दिखा हमें, ये हमें दिखा ट्रपीजियम। ये ट्रपीजियम की एक साइड है 20, दूसरी साइड है 10, और यहां 0 से 1, मतलब इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया 1। तो इस फिगर को, एरिया को मैं लिखूंगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 20 + 10 इंटू हाइट 1। इसको सॉल्व करने पर क्या आया, 1/2 इंटू 30 विच इज 50। चलिए अब 1 से 2 के बीच में देखते हैं, या ये समझिए अगर मैं यहां से ये पूरा फिगर कंसीडर करूं तो ये एक और ट्रपीजियम बन गया 1 से 3 के बीच में। तो 1 से 3 के बीच में जो ट्रपीजियम है इसका एरिया कितना आया, इसका एरिया हो गया 1/2। अब पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक ये वाली साइड पैरेलल है, दूसरी इसके सामने ये वाली साइड पैरेलल है। ये साइड है 1 से 2 मतलब 1 यूनिट के इक्वल, और ये वाली साइड है 1 से 3 मतलब 2 यूनिट के इक्वल, मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट विच इज 10। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 3 × 10/2
विच इज 15। ये थर्ड सेक्शन है। इस थर्ड सेक्शन को और समझ लेते हैं। यहां पर मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल के लिए लोअर जो पॉइंट है ये -20 पे है, तो मतलब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 20, और ये हो गया 3 to 5, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू 2। तो इसका एरिया कितना आएगा? इसका एरिया आ जाएगा अपने पास हाफ बेस इंटू हाइट, और ये नेगेटिव है तो ये मिलेगा मुझे -20। अब ध्यान से समझना इस बात को। अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट पूछते तो मैं ये सारी वैल्यूज कैसे लेता विथ साइन, पर क्योंकि मुझसे क्या पूछा यहां पर, मुझसे पूछा डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो डिस्टेंस क्या है वो तो हमेशा ऐड ही होगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सबसे पहला एरिया 15, दूसरे फिगर का एरिया अगेन 15 एंड देन 20, सो दिस शुड बी इक्वल टू 50 यूनिट। इस केस में ये यूनिट मीटर में गिवन है, तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 50 मीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in case of a projectile fired at an angle equally inclined to the horizontal and vertical with velocity u, the horizontal range is। देखिए क्या बात करिए, हमसे बोला एक प्रोजेक्टाइल है, इसको फायर किया है विद वेलोसिटी u एंड इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अगर मैं ये बोल दूं कि ये एंगल आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। तो बेसिकली 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। क्या यही बोल सकते हैं हम कि ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है? तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 है, वेलोसिटी अपने को u दे के रखी है। अब क्या करना है हमें? हमें चाहिए है द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? रेंज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, which should be u square sin 2 into 45 by g। ये बन गया कितना? sin 90। तो अपने पास आ गया u स्क्वायर बाई जी sin 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी। दिस शुड बी रेंज। फेयर इनफ। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, u स्क्वायर बाई जी। नेक्स्ट, the speed at the maximum height of a projectile is √3 by 2 times of its initial speed u of projection, its range on the horizontal plane। देखिए, मान लीजिए यहां पे मैं एक प्रोजेक्टाइल का रफ ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करता हूं। कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल है। इनिशियल पॉइंट पर इसको वेलोसिटी दी होगी u। अब जो मैक्सिमम हाइट होती है यहां पे अगर समझें तो यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। यहां पे क्या होता है? केवल कौन सा कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने का मतलब ये वैल्यू हमें किसके इक्वल मिलना चाहिए? u cos थीटा के। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी किसके इक्वल होगी? u cos थीटा के। अब समझते हैं, यहां पे कह के रखा है स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो मतलब u cos थीटा की वैल्यू कितनी दे के रखी है? √3 by 2 टाइम्स ऑफ u। तो यहां से cos थीटा क्या आ जाएगा? cos थीटा विल बिकम √3 by 2। इसका मतलब है थीटा आ गया आपका 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बन गया, राइट। हमसे पूछा है रेंज, तो रेंज के लिए क्या करें? फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। सो रेंज शुड बी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मिला u स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 बाई जी। सो u स्क्वायर साइन 60 बाई जी, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 by 2, तो √3 by 2 u स्क्वायर बाई जी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया √3 by 2 u स्क्वायर बाई जी, विच इज ऑप्शन ए अगेन। नेक्स्ट, 2 weighs of 15 kg each are attached by means of 2 strings to the 2 ends of a spring balance as shown in the diagram. The pulleys are frictionless. The reading of balance will be। हमें यह चाहिए कि इस बैलेंस की रीडिंग क्या होगी। अब देखिए, अगर मुझे रीडिंग ऑफ द बैलेंस चाहिए
तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि यहां पे क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जल्दी से इसका एफबीडी बना लेते। ये नीचे आया 15G, यहां पर लगा टेंशन, यही सेम टेंशन यहां पर जाएगा और यहां पर आ जाएगा एक फोर्स। यहां पर अगर सोचें तो यहां नीचे है 15G, इधर पर टेंशन, ये टेंशन और यहां पर कोई और फोर्स है, सपोज F डैश। ये दोनों वैल्यूज इक्वल आने वाली है। अगर मैं यहां से इसको कंसीडर करना शुरू करूं तो यहां से कंसीडर करने पे क्या होगा, देखिए ध्यान से। इस पर्टिकुलर सेक्शन में सबसे पहले बात करते हैं। ऊपर की तरफ T है, नीचे की तरफ 15G है और ये टोटल बैलेंस है। तो इसका मतलब T की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 15G। बैलेंस है, दोनों तरफ से 15 किलोग्राम है ना, तो ये ना तो ऊपर जा रहा होगा ना नीचे जा रहा होगा, एक ही जगह पर फिक्स हो गया होगा। एक लिमिट के बाद उसका मूवमेंट नहीं हो रहा होगा। अब इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे टेंशन किसके इक्वल दिख रहा है मुझे, F के इक्वल। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करता हूं तो F कितना मिलना चाहिए मुझे, 15G, राइट। तो ये फोर्स है 15G। अगर मैं बोलूं कि कितना मास शो होगा तो फोर्स की जगह पे पुट कर लेते हैं mg। mg आ गया 15G, तो m की वैल्यू आ जाएगी 15 किलोग्राम। तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये जो अपने को रीडिंग दिखा रहा होगा, ये हमें दिखा रहा होगा 15 किलोग्राम फोर्स की रीडिंग, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, an inclined plane is inclined at an angle theta with the horizontal. A body of mass m rests on it. The coefficient of friction is mu. Then the minimum force that has to be applied to inclined plane to make the body just move up the inclined plane. ठीक है, देखते हैं। यहां पर एक inclined plane है अपने पास। इस inclined plane का एंगल हमें देके रखा है थीटा। अब इस inclined plane पर कोई एक बॉडी है। ये एक मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इसका मास m ले लेते हैं। तो अगर इसका मास m है तो ये नीचे की तरफ लगेगा mg। अगर इसके कंपोनेंट हम बनाना चाहें mg के, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये मिलेगा मुझे mg cos थीटा और पैरेलल टू सरफेस ये मिलेगा मुझे mg sin थीटा। यहां तक की बात ठीक है। ऊपर के डायरेक्शन में सरफेस के परपेंडिकुलर हम एक नॉर्मल अप्लाई कर सकते हैं ये। अच्छा, तो पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस कोई मोशन नहीं है, मतलब n की वैल्यू mg cos थीटा के इक्वल आ गई। अब कह रहा है मिनिमम फोर्स टू मूव इट अप द इंक्लाइंड, इस तरफ लेके जाना है। मतलब अपना जो टारगेट है ना, हमें ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाना है। अब ऊपर की तरफ लेके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो कहां करेंगे, ऊपर की तरफ। जब फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मोशन ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन कहां आएगा, ऑब्वियस सी बात है मोशन की टेंडेंसी जहां पे उसको अपोज करेगा ये। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से देखते, पैरेलल टू प्लेन। ऊपर फोर्स लगाया, नीचे mg sin थीटा था ही, फ्रिक्शन भी कहां आ गया, नीचे की तरफ आ गया। मतलब फोर्स की वैल्यू हो गई फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा। देखिए फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, और म्यू एन में एन की वैल्यू हम mg cos थीटा पहले कर चुके हैं डिसाइड। तो ये हो गया म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। तो ये आ गया आपका मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर upward directional motion, mu mg cos theta plus mg sin theta. That should be option D. Next, the block of mass m moving on the frictionless horizontal surface collides with the spring of spring constant k and compresses it by length L. Maximum momentum of the block after collision is. देखिए हमें यह देके रखा है कि जब ये ब्लॉक यहां से जाके इस स्प्रिंग को स्ट्राइक करेगा तो ये उसको L लेंथ तक कंप्रेस करता है। मतलब यह हुआ कि अगर मैं बोलूं कि इस ब्लॉक की एनर्जी E है विच इज हाफ mv स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू हाफ kl स्क्वायर। भाई स्प्रिंग को अगर वो कंप्रेस कर रहा है तो जो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। अब चाहिए हमें मोमेंटम, तो एनर्जी पता है, मोमेंटम तक जाना है, सो लेट अस अप्लाई p इज इक्वल टू √2 mk।
या √2m E बोल देते हैं इस केस में, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को E से डिनोट किया है. सो दिस शुड बी √2m. E के प्लेस पे लिखा हाफ KL स्क्वायर. 2 गोज आउट, एक L बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है तो L √mk. Hence the correct answer should be L times √mk. That is option A. Next, the power of a pump which can pump 200 kilogram of water to a height of 200 meter in 10 second is. चलिए समझते हैं. देखिए पावर अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो पावर इज डिफाइंड एज वर्क ओवर टाइम और एनर्जी ओवर टाइम. अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ग्राउंड से h हाइट तक कोई चीज जा रही है, तो इसकी टोटल एनर्जी इस जगह पे कितनी हो जाएगी, mgh. और अगर मैं mgh को t से डिवाइड कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम, विच शुड बी इक्वल टू द पावर. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से और आंसर्स देखते हैं. सो p शुड बी इक्वल टू मास, हाउ मच, 200 किलोग्राम. लेट अस टेक g टू बी 10 गिवन है क्वेश्चन में इसलिए, एंड हाइट इज 200 मीटर upon a time of 10 seconds. So this should be 4 into 10 power 4. अब अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो सबके यूनिट किलोवाट में गिवन है, तो अगर किलोवाट में गिवन है तो इसको क्या लिखना चाहिए हमें, 40 into 10 power 3 वॉट, या इसी को हम लिख सकते हैं 40 किलोवाट. So the correct option should be 40 kilowatt. That is option A. Next. What happens to the centripetal acceleration of a revolving body if you double the orbital speed v and halve the angular velocity omega? Okay. देखिए हमसे पूछा है what happens to the centripetal acceleration. Centripetal acceleration को या तो हम लोग v स्क्वायर अपॉन r इस तरह से अप्रोच करते हैं, या हम लोग r, मैं अभी केवल वैल्यूज की बात कर रहा हूं ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, या आर ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने वी स्क्वायर लिखा तो इसको लिखते हैं वी अपॉन आर, और एक वी के प्लेस पे लिख लीजिए आर ओमेगा. तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, ओमेगा टाइम्स वी. ये अपना पहला इक्वेशन हो गया. अब न्यू देख लेते हैं, चेंज करने के बाद क्या हुआ. चेंज करने के बाद मान लीजिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए डैश हो गया. क्या क्या चेंज कर रहे हैं, डबल द स्पीड v, मतलब v के प्लेस पे आ गया 2v, एंड हाफ द एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा के प्लेस पर आ गया ओमेगा बाई 2. ओमेगा हाफ कर दी, v डबल कर दी, तो a डैश की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा इंटू v. ये सेकेंड हो गया. अब यहां से आप देख लीजिए दोनों a और a डैश इक्वल है, दोनों की वैल्यू ओमेगा इंटू v के इक्वल है. So this gives me A equals A dash, or centripetal acceleration remains unchanged. So option A should be the correct one. It remains unchanged. Next, a string of length 1 meter is fixed at one end and carries a mass of 100 gram at the other end. The string makes 2 by pi revolution per second around vertical axis through the fixed end. Calculate the tension in the string. देखिए इस तरह की एक स्ट्रिंग है वर्टिकल. अब इस पर एक ऐसे स्ट्रिंग बांधी है और ये इस तरह से घूम रही होगी, मतलब ये आपका एक्सिस है वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाती हुई स्ट्रिंग घूम रही होगी. तो अगर मैं बोलूं कि किसी पॉइंट इन टाइम में ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो जब ये सर्कुलर मोशन में है तो यहां पर एक टेंशन लगेगा, है ना, और ये टेंशन क्या प्रोवाइड करा रहा होगा उसको, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो ये हो जाना चाहिए mv स्क्वायर अपॉन आर और mr ओमेगा स्क्वायर. सो टेंशन शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं. लेंथ 1 मीटर है, सो बेसिकली ये जो रेडियस है ये स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल होगी. इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है 1 मीटर. मास 100 ग्राम है, सो m इज गिवन एज 100 ग्राम. इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं. रेडियस हो गया 1 एंड 2 बाई पाई रिवॉल्यूशन पर सेकेंड बोला है. देखिए हमें ये देके रखा है दैट रिवॉल्यूशन
आर 2/π/सेकेंड। तो अगर मैं बोलूं कि यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एक रिवॉल्यूशन में 1 रिवॉल्यूशन वी राइट इक्वल टू 2π रेडियन, करेक्ट। तो अगर 2/π रिवॉल्यूशन है तो ओमेगा शुड बी इक्वल टू 2/π इंटू 2π, दैट इज 4 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पे वैल्यू ओमेगा की कितनी आ जाएगी अपने पास, 4, एंड वी आर स्क्वायरिंग इट। तो आपके पास आंसर आ गया 16/10, दैट इज 1.6 न्यूटन। द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, a force acts on a 30-gram particle in such a way that the position of the particle is a function of the time is given as this: x equal to 3t minus 4t square plus t cube, where x is meter and t is in second. The work done during the first 4 seconds is, देखिए पोजीशन हमें गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब कोई अगर कोशिश करे कि वो एक्सेलरेशन जाए, फिर वहां से फोर्स जाए, फिर वहां से पूरा एक्ट करे, तो इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ऐसे सारे क्वेश्चन जहां पर आपको पोजीशन दी होती है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वर्क कैलकुलेट करना होता है, द सेफेस्ट चॉइस इज कैलकुलेट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, dx अपॉन dt, जो हो गया आपका d अपॉन dt ऑफ x की वैल्यू गिवन है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3t स्क्वायर, विच शुड बी 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। ये वेलोसिटी आ गई। अब 4 सेकेंड, फर्स्ट 4 सेकेंड, तो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी एट 4 सेकेंड कितनी आ जाएगी, तो ये हुआ 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर, सो 3 माइनस 32 प्लस 48, दिस शुड बी 19। अब एक बात समझिए, क्या मोशन 0 से स्टार्ट हुआ होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। तो हम लोग एक काम और कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो कैलकुलेटिंग वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम, दैट इज एट 0 सेकेंड। अगर मैं इसको 0 लिखता हूं तो क्या आएगा, 3 माइनस 8 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर, ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आना चाहिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी 0 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये आंसर, 1/2 कॉमन, m कॉमन, v4 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। वैल्यूज रख लेते हैं, मास 30 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30/1000 हो गया। 4 सेकेंड पर वेलोसिटी 19 मिली है, सो दिस शुड बी 19 स्क्वायर। 0 सेकेंड पर 3 मिली है, सो शुड बी 3 स्क्वायर। एंड आई बिलीव एवरीथिंग इज इन ऑर्डर, यस। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 15/1000, और ये क्या मिला, 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब एक तरीका तो ऑब्वियसली ये है कि आप दोनों का स्क्वायर लेकर उसको सॉल्व कर लें। दूसरा, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर आइडेंटिटी लगा लेंगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपल पड़ेगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से मुझे मिला 15/1000 इंटू 22 इंटू 16। मैं 1/1000 अलग लेकर इसलिए चल रहा हूं कि मुझे जो अधिकतर ऑप्शन दिख रहे हैं वो मिली जूल में दिख रहे हैं। एक ऑप्शन जूल में भी है, पर उसकी बात अभी करेंगे। तो यहां से क्या आ जाएगा, 15 इंटू 16 शुड बी इक्वल टू 240 इंटू 22, सो 5280/1000। अब मिली जूल वाले तो तीनों ऑप्शन मिल नहीं रहे हैं, तो जो चौथा बचा वही हो जाएगा। ये 3 जीरोस यहां से हटाते हैं, सो द करेक्ट आंसर शुड बी 5.28 जूल। नाउ 5.28 जूल इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, there is a body lying on the surface of the earth
एंड सपोज द अर्थ सर्टेनली लूजेज इट्स पावर ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोल रहा है, एक बॉडी है, अर्थ के ऊपर ऐसे रखी है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा गैप बना के रख लेता हूं इसको, तो अर्थ इसको ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर रही होगी। अब अगर अर्थ की अट्रैक्शन पावर खत्म हो जाए तो क्या होगा, चलिए ऑप्शन ही देख लेते हैं इसके। फर्स्ट ऑप्शन सेज मास ऑफ द बॉडी विल रिड्यूस टू जीरो, मास हैज गॉट नथिंग टू डू विथ फोर्स डायरेक्टली, है ना। अगर किसी बॉडी में मान लीजिए फोर्स आप ज्यादा लगाएं या कम लगाएं तो उसका मास नहीं चेंज होता, तो इस वजह से ये ऑप्शन तो गलत हो गया। द वेट ऑफ द बॉडी विल बी रिड्यूस टू जीरो, सही बात है, क्योंकि वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, वेट हम बोलते थे कि जो अर्थ फोर्स लगा रही है बॉडी के ऊपर, वही तो उसका वेट कहलाता है। अब कह रहे हैं अर्थ की अट्रैक्शन पावर ही खत्म हो गई, अर्थ फोर्स ही नहीं लगा पा रही है, तो उसका वेट जीरो हो जाएगा। बोथ विल रिड्यूस टू जीरो, गलत है, बिकॉज मास विल नॉट एंड इट बिकम्स इनफाइनाइट। व्हाट बिकम्स इनफाइनाइट, द ऑप्शन इन इटसेल्फ इज एम्बिगुअस, मतलब कोई क्लियरिटी नहीं है वहां पर, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, द वेट ऑफ द बॉडी विल रिड्यूस टू जीरो। नेक्स्ट, the rotational kinetic energy of a rigid body of moment of inertia is 10 joules. The angular momentum about the axis of rotation will be, देखिए अभी अगर हम लोग बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हो जाता है P इक्वल टू 2m के। अगर हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू 2i रूट के अंदर और kr। तो हमें क्या चाहिए, अभी एंगुलर मोमेंटम चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे के रखा है और एनर्जी दे के रखी है। जल्दी से वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस शुड बी रूट 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 5, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन और काइनेटिक एनर्जी इज 10, सो दिस शुड बी रूट 100 और द करेक्ट आंसर विल बी 10 in joule second. So the correct option should be 10, which is option C. Next, a body of mass m is taken to a height h from the surface of earth of radius r. The gain in its gravitational potential energy is, चलिए देखिए यहां पे अर्थ की सरफेस पर है, मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट, जब ये अर्थ की सरफेस पर है तो अगर मैं इफेक्टिव देखूं सेंटर से तो इसकी डिस्टेंस r हुई, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम, ओके एम ई लिख लेते हैं, मास ऑफ बॉडी स्मॉल एम गिवन है और अपॉन आर। अब इसको हम कहां तक ले गए हैं, इसको हम यहां से किसी हाइट एच तक लेकर गए हैं, मतलब यहां पहुंच गया ऑब्जेक्ट, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच। इस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, माइनस जी मास ऑफ अर्थ अपॉन एम, सॉरी इनटू एम, एंड दिस इज आर प्लस एच। हमें चाहिए चेंज इन एनर्जी, तो ये फाइनल हो गई, ये इनिशियल है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर ले, तो चेंज इन एनर्जी कितनी आ गई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, विच इज माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच माइनस जी एम ई एम अपॉन आर और आर ई। देखिए ये हुआ माइनस जी एम ई एम और ये हुआ प्लस, अब जो कॉमन आता हुआ दिख रहा है उसको तो हम कॉमन ले लें पहले, तो जी कॉमन है, एम ई कॉमन हुआ, एम कॉमन हुआ, यहां से मिला मुझे 1/RE प्लस, और ये माइनस है तो इसको मैं बाद में शिफ्ट कर दे रहा हूं, तो ये आ गया GMEM, इसे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये बन गया RE इंटू RE प्लस एच, ये बना RE प्लस एच माइनस RE, ये कैंसिल। तो ये आपका एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया काय का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन स्मॉल जी के फॉर्म में गिवन है। अब स्मॉल जी के फॉर्म में गिवन है तो इसको कैसे कन्वर्ट करें, देखते हैं। देखिए स्मॉल जी की वैल्यू होती है GME अपॉन RE स्क्वायर,
तो G और ME तो मुझे दिख रहा है, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख लूं, GRE स्क्वायर। देखते हैं क्या बनेगा ये, तो डेल्टा U बन गया अपने पास, GME के प्लेस पे लिखा GRE स्क्वायर, साथ में एक स्मॉल m, यहां से बाहर क्या आया ब्रैकेट से H, और डिनोमिनेटर में क्या है RE इंटू RE प्लस H, एक RE कैंसिल, तो इधर से आ गया MGH, और साथ में मिल गया मुझे R अपॉन R। बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ को अलग करने के लिए मैंने RE लिखा था, बाकी आपको क्वेश्चन में गिवन तो है कि अर्थ की रेडियस की जगह आपको R लिखना है, तो करेक्ट आंसर शुड बी MGH इंटू R अपॉन R प्लस H, विच शुड बी ऑप्शन C। Next, mass of a planet is 5 into 10 power 24 kilogram and radius is 6.1 into 10 power 6 meter. The energy needed to send a 2 kilogram body from its surface in space is. चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमसे। अपने पास ये कोई प्लेनेट है और इसकी सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट है, अब हम इसको कहां भेजना चाह रहे हैं, स्पेस में भेजना चाह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्पेस का मतलब क्या, तो स्पेस का हम इफेक्टिवली मतलब ले रहे हैं दिस शुड गो टू इनफाइनाइट, और अगर ये इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए इनफाइनाइट पे जाने पर, 0। तो अब यहां पर कंसीडर कर लेते हैं एट पॉइंट ए कि इसके पास कौन कौन सी एनर्जी है। देखिए इसकी प्लेनेट की रेडियस हम बोल दे रहे हैं R, तो ये आपके पास एनर्जी आ गई -G, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट, और मान लीजिए इसको हमने एनर्जी देके रखी है E एक्स्ट्रा जो हमने सप्लाई करी, जो इसको इनफाइनाइट तक ले जाएगी, तो ये टोटल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या हो जाना चाहिए, 0। इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी इतनी है और अल्टीमेटली इसको कहां जाना है, इनफाइनाइट तक, तो फाइनल एनर्जी हो गई उसकी 0। ये कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करते हैं एज पार्ट ऑफ एस्केप स्पीड। बस इसमें एस्केप स्पीड नहीं पूछे, उससे एक लेवल या ये मान लीजिए कि उससे एक स्टेप कम का ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, दिस शुड बी G, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट। सो G शुड बी 6.67 into 10 power minus 11. Mass of the planet is 5 into 10 power 24. Radius is 6.1 into 10 power 6. And the mass to be sent is 6 किलोग्राम। तो यहां से 6.67 अपॉन 6.1, और ये देख लेते हैं 10 पावर यहां से -11, ये 5 इंटू 2 10 हो गया, तो +1 ये पावर आ गई, +24 यहां से आ गई, और -6 एक और है अपने पास नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर गया तो -6 हो गया। सो दिस इज 6.67 अपॉन 6.1, और 10 अगर मैं पार देखूं केवल तो 25 और ये हुआ 17, सो दिस शुड बी 10 पावर 8। अब आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन अगर हम एक ऑप्शन देखें तो 10 पावर 8 मुझे इन दो जगह पे मिल रहा है, और 6.6 अपॉन 6.1 की जो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है दिस शुड बी क्लोज टू 1 पॉइंट समथिंग। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इट शुड बी 1.1 into 10 power 8, option D. Next, for steel the breaking stress is 6 into 10 power 6 Newton per meter square and the density is 8 into 10 power 3 kilogram per meter cube. The maximum length of steel wire which can be suspended without breaking under its own weight is. देखिए स्ट्रेस की बात हो रही है, तो स्ट्रेस होना चाहिए F अपॉन A। अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में स्ट्रेस हो, तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं F अपॉन A की जरूरत है, और स्ट्रेस हमें कितना देके रखा है 6 इंटू 10 पावर 6। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस की वैल्यू है, मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो ये वायर अपने आप में होल्ड कर सकता है। अब F अपॉन A करना है, तो फोर्स हम क्या लें, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बोल के रखा है कि वायर का सेल्फ वेट लेना है। वायर का सेल्फ वेट मतलब क्या हो गया, mg, तो यहां पे मैं ले सकता हूं mg अपॉन A।
पर मास गिवन नहीं है। हाँ, हिंट ये मिल रही है कि डेंसिटी गिवन है, तो मास के प्लेस पे वी विल बी राइटिंग वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, और वॉल्यूम के प्लेस पे लिख ले रहे हैं एरिया इंटू लेंथ। तो एल रो जी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻6 मिल गई। इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एल की वैल्यू हमें चाहिए है, so this is divided by density which is 8 into 10⁻3 into g which is 10. This is 10⁻4, तो यहां पर मेरे पास आ गया 600/8। सॉल्व करने पर ये मुझे मिल जाएगा 75 मीटर, which is option C. Next, a wooden cube just floats inside water when a 200-gram mass is placed on it. Okay, when the mass is removed, the cube is 2 centimeter above water level. The side of the cube is, चलिए देखते हैं। यहां पर ये हमने मान लिया वाटर लेवल। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन में दिया है कि ये क्यूब जस्ट इनसाइड वाटर आ गया, है ना। जब ये जस्ट इनसाइड वाटर आया है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे वो समझते हैं अपन। एक तो लग रहा होगा mg ड्यू टू क्यूब, एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा बायोएनसी फोर्स, और एक इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख के रखा है विच इज 200 ग्राम मास। तो टोटल डाउनवर्ड कितना हो गया? टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो गया अपने पास 200 ग्राम प्लस मास ऑफ द क्यूब इंटू जी, और टोटल बायोएनसी हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में। अब 200 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करें तो भी ठीक है, अदरवाइज अभी सारी चीजें हम ग्राम में ही कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से आ गया अपने पास 200 ग्राम। मास को लिख ले रहे हैं ए क्यूब इंटू रो, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ क्यूब इंटू जी। अब क्योंकि पूरा का पूरा क्यूब सबमर्ज था तो बायोएनसी कितनी होगी? ए क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, तो ये जी से ये जी कैंसिल। ये अपने पास पहला इक्वेशन आ गया। दूसरे कंडीशन में क्या है? दूसरे कंडीशन में कहा है कि ये जो ब्लॉक है ये पूरा सबमर्ज नहीं है, 2 सेंटीमीटर आउटसाइड है। मतलब अगर मैं बात करूं कि अंदर कितना सबमर्ज है तो A-2 सेंटीमीटर सबमर्ज है। देखिए मैं यहां पे रिपीट कर चुका हूं कि ये सारी चीजें हम ग्राम और सेंटीमीटर में ही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यहां पे सोचिए आपको क्या मिलेगा। ये है सबमर्ज्ड वॉल्यूम, कितना होगा? एरिया तो बेस का सेम रहा होगा, एरिया तो चेंज हुआ नहीं होगा, मतलब A² मल्टीप्लाई बाई ये हाइट A-2। बेस का एरिया वो तो अभी स्क्वायर ही है, वो तो चेंज हुआ नहीं, तो वो A², और मल्टीप्लाई बाई दिस हाइट विच इज A-2। तो ये हो गया टोटल वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है। वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई सिग्मा मल्टीप्लाई बाई जी। फॉर द ब्लॉक दिस शुड बी इक्वल टू A क्यूब रो जी, तो यहां भी जी से जी कैंसिल, ठीक है। अब वाटर के केस में अगर डेंसिटी की बात करी जाए तो या तो हम लोग लिखते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या हम लिखते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पूरी कैलकुलेशन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में करी है, तो इसलिए सिग्मा की वैल्यू हम लेंगे 1, जो वाटर की डेंसिटी ली है। तो क्या बन जाएंगे ये दोनों इक्वेशंस, देखते हैं जरा। यहां से मुझे मिलेगा 200 प्लस A क्यूब रो इक्वल्स A क्यूब, सिग्मा की वैल्यू 1 पुट कर दी, और यहां से मुझे मिला A² इंटू A-2 इंटू सिग्मा इज A क्यूब रो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इस दूसरी इक्वेशन को A क्यूब रो इक्वल्स, इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये बनेगा A क्यूब -2A², और सिग्मा की वैल्यू 1 है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर लेता हूं तो ये माइनस, ये प्लस, दिस गोज आउट, दिस गोज आउट, यहां से मिला 200, ये आ गया 2A² के इक्वल। सो A² शुड बी इक्वल टू 100
यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √100 विच इज 10, और यूनिट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सेंटीमीटर. सो ए शुड बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, the value of phase at maximum distance from the mean position of a particle in SHM is. देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन बोल दिया, तो अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच गया मतलब मैं कहां पहुंच गया, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन, मतलब एम्पलीट्यूड की बात हो गई है. तो डिस्प्लेसमेंट ए के बराबर दे दिया. अब यहां से दो तरीके अपने पास काम करने के, या तो मैं ये इक्वेशन लगा लूं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर लें, a के, तो ये आ गया a अपॉन ए मतलब 1 विच इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी. अब मुझे इस पूरी वैल्यू को चाहिए, मुझे फेज चाहिए, तो फेज इक्वल टू साइन थीटा 1 कब होता है, π/2 पर. सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी. या तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर इसको जल्दी से ग्राफिकल फॉर्म में देख लीजिए. एसएचएम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है वो कुछ ऐसे होता है. अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, ये साइकिल कंप्लीट है, ये 2π हो गया, इसका हाफ पाई, इसका हाफ π/2, तो मतलब यहां पे फेज डिफरेंस कितना आएगा, π/2 के इक्वल आएगा. इन आइदर केस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, the time period of an oscillation is 8 seconds. The phase difference from t equal to 2 second to t equal to 4 second will be. देखिए फेज डिफरेंस चाहिए, तो पहले तो हम ये देखें कि फेज क्या बनेगा. अगर इक्वेशन अपन लोग लिखते हैं तो इक्वेशन हम लिखते हैं a sin ओमेगा टी, मतलब फेज की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, ओमेगा टी के. तो मुझे फेज की जो वैल्यू मिली है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, विच कैन बी रिटन एज 2π अपॉन कैपिटल टी टाइम्स स्मॉल टी. राइट. अब दो अलग अलग पॉइंट हैं, दोनों के फेजेस देख लेते हैं. तो φ1 ये आ गया 2π, टाइम पीरियड गिवन है 8 सेकेंड और टाइम गिवन है हमें 2 सेकेंड, तो ये बन गया अपने पास 4π/8 विच इज π/2. दूसरे केस में देखते हैं φ2, 2π सेम, कैपिटल टी सेम. अब यहां पे टाइम दे दिया हमें 4 सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, पाई. फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, सो शुड बी π/2. द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट, the velocity of a wave propagating along a stretched string is 10 meter per second and its frequency is 100 hertz. The phase difference between the particles situated at a distance of 2.5 centimeter on the string will be. I'm sorry. देखिए, situated at a distance of 2.5 centimeter given है, यानी कि हमसे phase difference with distance पूछा है, तो हम इसके लिए रिलेशन जानते हैं, the delta phi upon 2π should be equal to delta x/lambda. डेल्टा फाई की वैल्यू हमें चाहिए. अब मुझे इस क्वेश्चन में कहीं से लैम्डा ढूंढना पड़ेगा, तो देखिए लैम्डा के लिए डिटेल हमें क्या देके रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एंड 100 हर्ट्ज इज फ्रीक्वेंसी. तो वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ, मतलब 10 should be equal to 100 times lambda, और lambda आ जाना चाहिए अपने पास 1/10. ओके, अब मैं अगर ये वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेल्टा फाइज रिक्वायरमेंट अपॉन 2π. डेल्टा एक्स इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर, सो लेट्स राइट इट एज 2.5 into 10⁻⁻². divide by wavelength which is given as 1/10. So this should be delta phi by 2π is, अगर ये ऊपर गया तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, मतलब 0.25 मतलब 1/4. तो डेल्टा फाई की वैल्यू आनी चाहिए 2π/4
which is pi by 2. Hence the correct option should be option D. Next, if the frequency of a sound wave is doubled, then the velocity of sound will become. देखिए, हमसे ये बोला है कि फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की डबल कर दी. फ्रीक्वेंसी पर साउंड वेव की स्पीड डिपेंड नहीं करेगी. साउंड वेव की स्पीड किसी मीडियम में हम लोग पढ़ते हैं तो वी गेट टू दिस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी. करेक्ट. तो फ्रीक्वेंसी का तो कोई रोल है ही नहीं. तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई भी है, इवन देन द स्पीड ऑफ द साउंड वेव विल रिमेन अनचेंज्ड. और एक्चुअल में ऐसा होता भी है. देखिए, अगर आप क्वेश्चन से याद करें तो हम लोग कभी सोनोमीटर वायर टाइट कर देते थे, कभी हम ट्यूनिंग फॉर्क को चेंज कर लेते थे, तो उनसे फ्रीक्वेंसीज चेंज होती थी, पर उनमें से किसी भी केस में वेलोसिटी का चेंज नहीं होता था. नेक्स्ट, a metallic bar is heated from 0 degree to 100 degree. The coefficient of linear expansion is 10 power minus 5 per Kelvin. What will be the percentage increase in length? Okay. Change in length is given by alpha L delta theta. तो change in length upon original length ये कितना आना चाहिए? अल्फा डेल्टा थीटा. और अगर मुझे परसेंटेज में चाहिए है तो I'll multiply this by 100. So this should be alpha delta theta into 100. Now let us put the values. मुझे ये बात चाहिए, percentage increase in length. Alpha is given as 10 power minus 5. जब चेंज इन टेम्परेचर की बात है तो केल्विन या डिग्री सेल्सियस में चेंज सेम होता है ना, वैल्यूज अलग अलग हो जाएंगी. डेल्टा थीटा इज 0 to 100, मतलब 100 हो गया और एक और 100 से मल्टीप्लाइड है. So this should be 10 power minus 1, which is 1 by 10 or 0.1%. So the correct option should be option B. Next, a thermodynamical system goes from one state to another state. The external work done is given by. देखिए, दो तीन चीजें आप जल्दी जल्दी से देख सकते हैं इसी वाले एक डायग्राम में. पहली बात तो ये दिख रहा है वॉल्यूम कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? आइसोकोरिक हो गया. आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है. नहीं याद रखना कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लेते हैं. कैलकुलेट किया तो वर्क डन होता है प्रेशर इनटू डेल्टा वी. चेंज इन वॉल्यूम कितना है पूरे प्रोसेस में? देखिए, इस जगह पे देखेंगे वॉल्यूम वी है, इस जगह पे देखेंगे वॉल्यूम वी है, तो वॉल्यूम में तो कोई चेंज है ही नहीं ना. जब वॉल्यूम में चेंज नहीं है तो P मल्टीप्लाई बाई 0, दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो इन आइदर केस द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी 0. नेक्स्ट, if the RMS speed of the nitrogen molecule of the gas at room temperature is 500 meter per second, then the RMS speed of the hydrogen molecule at the same temperature will be. अगर VRMS की बात करें तो VRMS is given by root of 3RT by M. R कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, और हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर की. दोनों के टेम्परेचर सेम है तो ये भी सेम है. तो अगर ये तीनों चीजें सेम है तो कैन आई राइट VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ M. Okay, let us solve this. So RMS speed of nitrogen upon RMS speed of hydrogen should be equal to root of mass of hydrogen upon mass of nitrogen. अब हाइड्रोजन का मास, मॉलिक्यूल का मास लेना है तो H2 मॉलिक्यूल हो गया 2 हो गया, और नाइट्रोजन में N2 मॉलिक्यूल लेंगे which will be 28. So this should be 1 by 14. नाइट्रोजन की वेलोसिटी गिवन है 500, हाइड्रोजन की वेलोसिटी हमें चाहिए, लेट्स टेक इट एज v. तो v क्या आ गया? 500 रूट 14, ये वैल्यू. अब ऑप्शंस जो है वो हमें क्लियर कट हिंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये 1870 और 1935 दोनों ऐसे लग रहे हैं कि 500 रूट 14 के इक्वल हो सकते हैं. तो इस केस में हम क्या करें? एक तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं,
√14 को कैलकुलेट करने के लिए। सो 14 पॉइंट आई होप कि आप लोगों को ये मेथड आता होगा। मैं यहां पर रफ सेंस में ये काम कर रहा हूं, तो आप जल्दी से इसको देख के एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ये लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड अप्लाई करा जाता है। सो शुड बी अराउंड 3.74, मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो दिस शुड बी 500 इंटू 3.74। अब अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 374 विच शुड गिव मी 1870 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट वन शुड बी ऑप्शन ए। रूट कभी कभी ऐसे आपको जब मिलेंगे, जैसे 14 का रूट या 13 का रूट, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। दो देयर आर अदर मेथड्स, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच कैन वर्क आउट इन द मोस्ट फेवरेबल वे। नेक्स्ट, ABC is a right angled triangle, AB equal to 3 centimeter. So let's draw ABC. AB is 3 centimeter. BC is 4 centimeter. Now there are charges. So charges plus 15, plus 12, and minus 12 ESU are placed at A, B, and C respectively. The magnitude of force experienced by the charge at B in dyne is, मतलब हमें कहां पर चाहिए नेट फोर्स? B वाले पर। तो अभी अगर मैं B पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करूं तो देखिए, ये तो रिपल्शन है और ये यहां पर अट्रैक्शन है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो फोर्स कैलकुलेट करके हमें उनका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। चलिए फोर्स कैलकुलेट करते हैं। पहले तो फोर्स है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यूनिट डायन और ESU चल रही है तो K की वैल्यू हो जाएगी 1। फर्स्ट चार्ज इज 15, सेकेंड चार्ज इज 12 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3। ये आ गया आपका फोर्स बिटवीन AB। सो दिस शुड गिव मी 20 डाइन। चलिए ऐसे ही B और C के बीच में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां पर मिलेगा K1, फर्स्ट चार्ज इज 12, सेकेंड चार्ज इज 12 एंड द डिस्टेंस इज 4, सो आई विल बी टेकिंग 4 स्क्वायर, जो अपन को मिल जाएगा 3 इंटू 3 विच इज 9। दोनों फोर्सेस आ गए, दोनों के बीच का एंगल हमें क्या दिख रहा है? 90 डिग्री। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट फोर्स विल बिकम रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 400 प्लस 81। अब देखिए 22 का स्क्वायर है 484, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं नियर अबाउट 22 डायन के पास में ही जाएगी। Out of the given option, the most suitable one, the most closest one is 22 dyne, so the option should be option C. Next, two charged sphere A and B are charged with the charges of plus 10 and plus 20 coulomb respectively and separated by a distance of 80 centimeter. The electric field point on the line joining the centers of the two sphere will be 0 at a distance from sphere A. Okay. So sphere 1, sphere 2, दोनों के बीच का गैप देके रखा है 80। This has a charge of plus 10 and it has a charge of plus 20. Since both the charges are same, जो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो इनके बीच में ही किसी पॉइंट पे होगा। सेम टाइप के चार्जेस हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपकी x है और ये डिस्टेंस 80 माइनस x हो गई। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जनरेट करेंगे,
तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, और डायरेक्शन कैसे होंगे फील्ड के वो भी देख लेते हैं। +10 इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा मतलब प्लस आई कैप में, और +20 इस डायरेक्शन में फील्ड लेके जाएगा मतलब माइनस आई कैप में। तो नेट वैल्यू कितनी मिली फील्ड की, जल्दी से देखते हैं। E ड्यू टू स्फीयर A विल बी K, चार्ज इज 10, डिस्टेंस इज x, सेंटीमीटर में लिया है इसलिए 10⁻⁻2 भी लिख रहे हैं स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है प्लस आई कैप। E ड्यू टू B ये हो गया K, चार्ज इज 20, डिस्टेंस इज 80 - x इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन माइनस आई कैप। तो इस पॉइंट पर रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट निकालेंगे EA प्लस EB विच इज K 10/x² इंटू 10⁻⁻4 इन आई कैप, और यहां पर आ गया -K 20/80 - x² इंटू 10⁻⁻4। अब माइनस पहले ले लिया है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है रिजल्टेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो देखिए K कॉमन और 10⁻⁻4 कॉमन, ये तो 0 हो गया डायरेक्ट। ये वाला टर्म दूसरी तरफ ले आते हैं, तो यहां से मिल गया 10/x² इक्वल्स 20/80 - x², और 80 - x/x होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 20/10 विच इज 2। रूट ले रहे हैं दूसरी तरफ, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 80 - x/x इक्वल्स √2। 80 शुड बी इक्वल टू √2x प्लस x। तो 80 अगर मैं √2 की वैल्यू रखूं, क्योंकि सारी वैल्यूज गिवन है, तो √2 की वैल्यू हमने पुट करी 1.4, और x तो अपना 1 है ही, तो x क्या आ जाएगा, x शुड बी 80 डिवाइड बाई 2.4 विच इज 200/6 और 100/3 और 33.3। Now since there is no option as such, but the closest one is 33 centimeter, so that should be the correct one. अब इसके लिए हम लोग एक ट्रिक भी डिस्कस करते थे, अगर आपको याद हो तो। ट्रिक was the distance was given as root of q1 into d divide by root of q1 plus root of q2। q1 उस चार्ज को बोलते थे जहां पर क्या है, जिससे हमें डिस्टेंस लेनी है। तो यहां पर आप डायरेक्टली क्या अप्लाई कर सकते हो, √10 इंटू 80 डिवाइड बाई √10 प्लस √20। ऊपर है मेरे पास √10 इंटू 80, नीचे डिनोमिनेटर में से मैं √10 कॉमन ले रहा हूं, सो दिस विल बी 1/√2। तो हम लोग वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर इतनी मेहनत करने के बाद आए थे, यहां पर 80/2.4। तो यानी कि इसके बाद अपना आंसर क्या आ जाएगा, वही 33.3 सेंटीमीटर। आइदर वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। अगर ट्रिक याद है तो वो ज्यादा कन्वीनियंट है, उसको अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट, a metallic plate of thickness T and face area of one side A is inserted between the plates of a parallel plate air capacitor with a separation D and face area A. Then the equivalent capacitance is, देखिए जब भी किसी कैपेसिटर के अंदर कोई दूसरी प्लेट इंसर्ट करते थे, then the capacitance used to be ε0 A upon D minus T plus T/K। अब यहां पे क्या देके रखा है, मेटलिक प्लेट। तो जब मेटलिक प्लेट हमने इंसर्ट करी है, तो मेटलिक प्लेट के लिए क्या इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब T/K की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो जो कैपेसिटेंस आएगी वो क्या आ जाएगी, ε0 A अपॉन D माइनस T। हेंस द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन C। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 20 ओम, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू 3 times द लेंथ, देन द रेजिस्टेंस विल नाउ बी। देखिए जब किसी कंडक्टर का वॉल्यूम सेम रखा जाए, मतलब स्ट्रेचिंग करी जाए, रिकास्टिंग करी जाए, तो इन सारे केसेस में R1/R2 is taken as L1/L2 whole square
और A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर। तो यहां पर तो लेंथ की बात है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यूज लिखते हैं। क्या दिया है हमें? L2 इज 3 टाइम्स L1, स्ट्रेच करके उसको 3 टाइम कर दिया है। तो R1 विच इज गिवन एज 20, R2 इज व्हाट इज नीडेड, L1 के प्लेस पर L1 रखते हैं और L2 के प्लेस पर 3L1, एंड लेट्स स्क्वायर दिस। तो 20 बाई R शुड बी इक्वल टू 1/3 स्क्वायर विच इज 1/9, मतलब R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 ओम। नेक्स्ट, when the resistance wire is passed through a die, the cross section area decreases by 1 degree, the change in resistance of the wire is same concept, क्योंकि डाई से पास कर रहे हैं इसको, तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम सेम रहेगा, लेंथ और एरिया में कुछ चेंज होने वाला है। सो वी विल बी राइटिंग R1 अपॉन R2। अब यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया की बात हो रही है, सो लेट्स पुट A2 अपॉन A1 होल स्क्वायर। ओके, so R1 remains R1, R2 remains R2। हमसे बोला है क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस बाय 1%, मतलब A2 is A1 minus 1% of A1, which can be written as A1 1 minus 1/100, या इसको हम लिख सकते हैं 99/100 of A1। तो यहां पे पुट कर ले रहे हैं, तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 99/100 A1 अपॉन A1। सो R1 अपॉन R2 इज 99 स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, मतलब R2 की वैल्यू, यहां से हमें R1 अपॉन R2 की वैल्यू मिल गई। हमें चाहिए क्या है? हमें चाहिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, दिस इज व्हाट इज नीड। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं तो R2 अपॉन R1 -1 इंटू 100। चलिए R2 अपॉन R1 देखते हैं पहले। दिस इज 10,000 अपॉन 9801 -1 into 100. So this should be 10,000 minus 9801 upon 10,000 into 100। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो दिस इज 199 अपॉन 100 और 1.99। सो बेसिकली इट चेंजेस बाय 2%, राइट। अब हमने एरिया डिक्रीज करा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा, और इसीलिए हमें वहां पे साइन क्या मिल रहा है? पॉजिटिव। सो दिस शुड बी 2% इंक्रीज। समहाउ नॉट अ वेरी कन्वीनियंट मेथड अगर हम देखें तो चलिए इसको ना एक दूसरे अप्रोच से भी देखते हैं। लेट अस राइट A2 फाइनल एरिया, उसमें डिक्रीज दिया है 1% का, सो आई एम राइटिंग इट 1 माइनस 0.01 of A1। 1%, 1/100, 0.01। अब R1 upon R2, this should remain A2 upon A1 whole square। So basically आ गया आपके पास 1 minus 0.01 A1 upon A1 whole square। तो यहां से R2 क्या मिला? R2 मिला मुझे R1 अपॉन 1 माइनस 0.01 होल स्क्वायर। सो R2 शुड बी R1 1 माइनस 0.01 पावर -2। अब अगर मैं इसको लिखूं, बाइनोमियल थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं कि अगर पहला नंबर 1 है और दूसरा नंबर 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो क्या करना चाहिए? पावर को सीधा दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसको करा मल्टीप्लाई। देखिए प्लस साइन आया है, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है R2 R1 के कंपैरिजन में। और कितना इंक्रीज हो रहा है? 0.02। अब 0.02 का मतलब क्या हो जाएगा? 2%। तो ये 2% इंक्रीज है। ये लॉन्ग मेथड है, वो आपका रिलेटिवली शॉर्टर मेथड है, विच एवर वर्क्स फॉर यू। नेक्स्ट,
The section AB in the following figure is a quarter of a circle of radius r. The magnitude and direction of magnetic induction at the center will be. चलिए देखते हैं, पहले तो इन वायर्स को देख लेते हैं। यहां पर इस वायर के ठीक सामने ये पॉइंट है, सिमिलरली इस वायर के ठीक सामने ये पॉइंट है। मतलब जो वायर वाले पोर्शन दिख रहे हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएगा हमें? जीरो। अगर किसी वायर के ठीक सामने पॉइंट है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलता है। बच गया क्या? केवल ये लूप, और इस लूप का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो लूप की वजह से बी होता है म्यू नॉट आई बाई 2r और 2a इंटू थीटा बाई 360। क्या वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पर? म्यू नॉट आई बाई 2r, थीटा इज 90 by 360, so should be 1/4, or this should be mu naught I by 8r. All right, so it is mu naught I by 8r. अब डायरेक्शन और देख लेते हैं। देखिए करंट है कौन से डायरेक्शन में? करंट जा रहा है आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो थंब के डायरेक्शन में, मतलब इनसाइड द प्लेन होगा। अब इनसाइड द प्लेन है मतलब ये क्रॉस्ड होना चाहिए, so the correct option should be option D. Next, two insulated wires of infinite length are lying mutually at right angles to each other as shown in the figure. Current of 2 ampere and 1.5 ampere respectively are flowing in them. The value of magnetic induction at point V will be. हमें पॉइंट P पर कंसीडर करना है क्या भी वैल्यू आएगी। तो लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर की वजह से अगर हम B की वैल्यू देखें तो ये आती है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। दोनों वायर्स की वजह से देख लेते हैं डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। यहां पर करंट जा रहा है वाई डायरेक्शन में, तो इसका जो मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा वो आएगा माइनस के कैप में पहले वायर का, और यहां पे जा रहा है करंट कौन से डायरेक्शन में? आई कैप में, तो इसकी वजह से भी जो आएगा वो आएगा माइनस के कैप। तो बेसिकली डायरेक्शन दोनों के सेम है, वैल्यू आके ऐड हो जाएगी। अब अगर वैल्यू आके ऐड हो जाएगी तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 अपॉन R1 प्लस म्यू नॉट बाई 2 पाई I2 अपॉन R2। म्यू नॉट बाई 2 पाई 2 इंटू 10 पावर माइनस, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 पावर माइनस 7 लेते हैं, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई क्या ले लेंगे? 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। I1 किसी को भी कंसीडर कर लीजिए, I1 इज गिवन एज 2 एम्पियर एंड I2 इज गिवन एज 1.5 एम्पियर। पहली वाली जो वायर है उससे डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, सो आई कैन राइट दिस 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, और दूसरे वायर से 3 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो ये आया 2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2 विल बिकम 1, तो अपने पास जो आ गया है वो है 10 पावर माइनस 2, hence the correct answer should be 2 into 10 power minus 5. The answer should be option B. Next, the instantaneous flux associated with a closed circuit of 10 ohm resistance is indicated by the following reaction. Then the value of in ampere of the induced current at t equal to 0.25. चलिए ये देखते हैं पहले तो EMF क्या लिख सकते हैं? माइनस डी फाई बाई डी टी, सो दिस शुड बी माइनस, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 12t माइनस 5। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ EMF। अब EMF कब पूछा है? 0.25 सेकेंड पर, तो EMF की वैल्यू हो गई एट t इक्वल टू 0.25 नेगेटिव ऑफ 12 इंटू 0.25 माइनस 5, तो ये हो गया -3 माइनस 5 विच इज 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट आ गया है, रेजिस्टेंस हमें गिवन है 10 ओम, तो करंट क्या आ जाएगा सर्किट में? इंड्यूस्ड EMF अपॉन R विच इज 2/10 विच इज 0.2 एम्पियर, hence the correct option should be option D. Next, the instantaneous value of current in an AC circuit is I equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 3 ampere.
द करंट एट द बिगिनिंग t इक्वल टू 0। सी करंट एट द बिगिनिंग चाहिए, तो I इक्वल टू 2 साइन, अब बिगिनिंग है तो टाइम की वैल्यू कितनी कर दी है 0 प्लस पाई बाई 3, सो दिस शुड बी 2 साइन पाई बाई 3, क्योंकि ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, सो दिस शुड बी 2 टाइम्स रूट 3 बाई 2, hence the correct answer should be root 3 ampere, which is option B. Next, a convex mirror has a focal length f. A real object is placed at a distance f in front of it from the pole. Where will it produce the image? देखिए convex है, focal length f के इक्वल है, और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो भी किसके इक्वल है, f के इक्वल। मिरर फॉर्मूला लगा लेते हैं विद प्रॉपर साइन, तो मिरर फॉर्मूला मुझे देगा 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f। v इज नीडेड, u इज नेगेटिव ऑफ f, और फोकल लेंथ इस केस में पॉजिटिव f है, तो 1/v क्या आ गया, ये दूसरी तरफ गया पॉजिटिव, so basically the value of v should be f/2, so image will form at a distance of f/2. Next, a man moves towards a plane mirror with a velocity v in a direction making an angle theta with the normal to the mirror. The magnitude of velocity of the image related to man normal to the mirror will be, okay. ये मिरर है, ये मिरर के ऊपर नॉर्मल है। अब कोई पर्सन यहां पर ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में v स्पीड से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो मैं इसी एंगल को यहां पर ड्रॉ करता हूं। इसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे अपने पास, वन विल बी v cos थीटा एंड अनदर वन विल बी v sin थीटा। अब हमें किस पे फोकस करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द इमेज रिलेटिव टू मैन नॉर्मल टू द मिरर, केवल नॉर्मल कंपोनेंट देखना है। तो देखिए ये जा रहा है v cos थीटा से, तो यहां पर इसकी इमेज, ये भी मिरर की साइड v cos थीटा स्पीड से आएगी, केवल नॉर्मल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो इमेज की वेलोसिटी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट शुड बी वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज देख लेते हैं, यह है v cos थीटा माइनस आई कैप में, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखेंगे तो यह है v cos थीटा प्लस आई कैप में। दोनों नेगेटिव हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब क्योंकि डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है पहले से, तो द रिजल्ट विल बी 2v cos थीटा, हेंस द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट monochromatic light is used to illuminate the two slits A and B. Interference fringes are observed on a screen placed in front of the slit. Now, if a thin glass plate is placed normally in the path of the beam coming from the slit, then देखिए हमसे ये बोल के रखा है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में इस वाली बीम के आगे हमने ये एक छोटा सा पीस रख दिया है, एक छोटी सी थिन ग्लास प्लेट रख दी है। जब हम ये काम करते थे तो फ्रिंज अपने प्लेस से शिफ्ट होती थी, राइट। पर यहां पर अपन से फ्रिंज की शिफ्टिंग पूछी नहीं है, हमसे पूछा है फ्रिंज की विड्थ क्या होगी, फ्रिंज बचेंगी या नहीं बचेंगी। तो ऑब्वियसली वी नो कि फ्रिंज विड्थ में इस केस में कोई भी चेंज नहीं होता, फ्रिंज विड्थ एज इट इज रहती है। दिस इज अ डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बाकी किसी भी चीज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अ माइका शीट ऑफ थिकनेस T and refractive index mu is introduced in the path of ray from the first source S1. By how much distance the fringe pattern will be displaced? All right, again YD ऐसी है, कहीं पर कोई फ्रिंज बन रही है। अब अगर मैं इस फ्रिंज के पाथ में कुछ ऐसे प्लेस कर दूं कोई शीट, तो इस केस में फ्रिंजेस डिस्प्लेस होती थी, मतलब जो सेंट्रल फ्रिंज है ये मूव कर जाती थी। किस तरफ मूव करती थी, जिस तरफ आपने प्लेट लगाई है। और कितना मूव करती थी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है d by d, कैपिटल D by स्मॉल d, mu -1 into t. Hence the correct option should be option B. Next,
If there are n nucleons in a nucleus of radius r, then the number of nucleons in a nucleus of radius 2r will be. देखिए हमारे पास रेडियस का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन एज r नॉट a पावर 1/3, और इन अदर वर्ड्स आई कैन राइट r क्यूब इज r नॉट क्यूब इंटू a. अब मैं जो दो केसेस है उनकी बात कर लेता हूं. तो पहले वाले केस में लेट अस राइट r1 क्यूब, और इसको डिवाइड कर लेना है दूसरे वाले केस से. ये कैंसिल. नाउ r1 के प्लेस पर r है, r2 के प्लेस पर 2r है एज पर द क्वेश्चन. a1 के प्लेस पर n है, a2 की वैल्यू हमसे पूछिए. So this goes out, 1/8 is n by a2. So a2 should be equal to 8 times n. तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that will be 8n, hence option C. Next, the radius of 29Cu64 nucleus will be, all right. किसी न्यूक्लियस की रेडियस we can write as r naught a power 1/3, where r naught is a constant which is 1.2 Fermi. तो यह आ गया 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15. और a क्या है? a है आपके पास मास नंबर. 64 का क्यूब रूट विल बिकम 4. So the value of r should be 4.8 into 10 power minus 15 meter. Hence the correct option should be option D. Next, the work function of a photoelectric material is 3.3 electron volt. The threshold frequency will be equal to, see, work function given है. Work function को हम h nu naught लिख सकते हैं. Now this is given as 3.3. इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19. h 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू न्यू नॉट. तो यहां से दिस गोज 2 टाइम्स, दिस इज 0.8 टाइम्स. तो ये हो गया 0.8 10 पावर माइनस 19 प्लस 34. क्या जाएगा अपने पास? 0.8 इंटू 10 पावर 15 और 8 into 10 power 14. So this should be the value of frequency. Next, photoelectron emitted from the surface of sodium metal R. देखिए, जब भी किसी सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या वो इक्वल फ्रीक्वेंसी के निकलेंगे? नॉट नेसेसरी, है ना. इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब सबकी एनर्जी सेम होगी, पर ऐसा नहीं है. हम K मैक्स निकालते हैं आइंस्टीन इक्वेशन से, K नहीं निकालते. हर एक इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो अलग अलग हो सकती है. ऑफ इक्वल काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं. इक्वल डी ब्रॉगली वेवलेंथ नो. हैविंग वेलोसिटी विच चेंजेस फ्रॉम 0 टू अ फिक्स्ड मैक्सिमम वैल्यू, यस. K मैक्स फिक्स रहेगा, बाकी उनकी काइनेटिक एनर्जीज अलग अलग हो सकती है. नेक्स्ट, द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The minimum thermal energy of electron reaching the conduction band from the valency band should be. देखिए, ये कंडक्शन बैंड, सेमी कंडक्टर है, ये वैलेंसी बैंड, और इधर पर यह है एनर्जी गैप. अब मुझे यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाना है, तो मिनिमम कंडीशन में क्या होना चाहिए? मिनिमम कंडीशन में उसको ये एनर्जी गैप तो क्रॉस करना ही पड़ेगा ना. मतलब उसको जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी वो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल चाहिए पड़ेगी. मतलब द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट, द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर आर Eg1, Eg2 एंड Eg3 रिस्पेक्टिवली. द रिलेशन अमंग्स देम इज, देखिए, कंडक्टर्स में तो ओवरलैपिंग तक होते हैं, तो यानी कि इस केस में जो एनर्जी बैंड गैप है वो लीस्ट है, सबसे कम है. और इंसुलेटर में सबसे ज्यादा होता है. तो इंसुलेटर्स मतलब Eg3 ये सबसे ज्यादा होना चाहिए, कंडक्टर मतलब Eg1 ये सबसे कम होना चाहिए, विच इज विजिबल इन ऑप्शन नंबर बी. Eg1 इज लीस्ट, यस, ऑप्शन बी.
Next, those materials in which number of holes in valency band is equal to number of electron in conduction band. Okay, हमने दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब अगर एक्सट्रिंसिक की बात करी जाए तो एक्सट्रिंसिक में क्या होती थी, डोपिंग होती थी। तो डोपिंग के बाद क्या होता था, अगर आप पी टाइप बना रहे हैं तो होल नंबर ज्यादा होता था, एन टाइप बना रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नंबर ज्यादा होता था, राइट। पर इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों बराबर होते थे। तो यहां पर हमसे बोला है कि दोनों सेम है, मतलब ये कैसा होना चाहिए, इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट, if E and B are the electric and magnetic field vector of the electromagnetic waves, then the direction of propagation of electromagnetic wave is along the direction of, all right, direction vector है electromagnetic wave का, the direction is given by E cross B, इस डायरेक्शन में होता है। सो यहां पर द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन नंबर सी। All right, so I believe you enjoyed the section while doing the exam. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी तो I believe कि ये वीडियो आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। Stay tuned, keep on watching this space and do very best in your exam. Have a good day. Thank you.